बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर, ये दूध का दूध अगर पानी का पानी अगर करना है और हो जाना चाहिए, मोहतरम जनाब साकिब निसार साहब अस खुद चले जाएं अदालत और जी जाकर के एक दरख्वास्त दायर करें कि इसका नोटिस लिया जाए। एक तो ये रास्ता है, और दूसरा रास्ता ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इसका नोटिस ले और इसकी फोरेंसिक करवाए। जी इसमें क्या, मैंने इससे पता चल जाएगा ना कि आप सच है या झूठ है, या झूठ है या सच है। तो इसमें दो राय नहीं। अब अगर आप फोरेंसिक लेबोरेटरी किसी टेलीविजन चैनल को बना दे तो फिर वो तो बात इससे नहीं बनती भाई। जी बात सारी यह है कि इनको चाहिए, और ये जो कुछ इन्होंने कहा सिर्फ इस पे ना जाए आप। जी आपने शायद देखा हो, एक चेयर पे दो लोग बैठे हुए, एक मौजूदा जज है जी और एक साकिब निसार है, और वो बैठ के कह रहे हैं कि आप मुझे कह दें 4-5 एमपीए को तो मैं बुला के इस्तीफा दिलवा दूंगा। जी तो ये एक मुबैना सबूत है। दूसरा, आप देखें कि जो इन्होंने एक पाकिस्तान की तारीख में नया वाकया रकम किया था कि मॉनिटरिंग बेंच होगी, और मॉनिटरिंग बेंच हर हफ्ते या 10 रोज या 15 रोज बाद ट्रायल कोर्ट से ये बात करेगी कि कहां तक पहुंचा ट्रायल। क्या पाकिस्तान के और किसी मुकदमे में कोई मॉनिटरिंग बेंच बनी है जो ट्रायल कोर्ट से पूछा? ट्रायल कोर्ट भी तीसरे दर्जे पे है, बीच में हाई कोर्ट भी आता है। वो हाई कोर्ट को भी कह सकते थे कि डायरेक्ट जो है ना, ट्रायल कोर्ट जो नैब है या सेशन कोर्ट है या कोई भी बैंकिंग कोर्ट है या जी मंशियात की कोर्ट है, उसके ऊपर जो कोर्ट होता है वो हाई कोर्ट है, एंड द लास्ट फोरम इज द सुप्रीम कोर्ट। जी सर। इन्होंने मॉनिटरिंग जज ने उनसे दरखास्त की कि जनाब कुछ टाइम एक्सटेंशन दिया जाए। तो आपने देखा होगा उसमें ख्वाजा साहब थे, मुजफ्फर साहब थे, और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल साहब थे। ये 10 जून को पेश होता है साकिब निसार साहब के रूबरू और जनाब इजाजुल हसन साहब के रूबरू। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है जी, आपको हम टाइम दे देते हैं 1 महीने का। जी अब 1 महीना जो था वो 10 जुलाई है, और अगर आप मुनासिब समझें और अगर आप समझते हैं कि आप क्या पूरा है, और मेरे मोबाइल में ये ऑर्डर है, आप कहेंगे तो मैं इसको आपको फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। जी आप 10 जुलाई तक कंप्लीट करें। उसकी वजह क्या थी? वो चाहते थे कि 10 जुलाई तक मियां नवाज शरीफ को सदा दे दी जाए, क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शन होने वाला था। जी तो वो ये इंश्योर करना चाहते थे कि इलेक्शन से पहले पहले ये बात आम हो जाए कि नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जो है वो कन्विक्टेड है और वो अब लीड नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और वो जेल जाएंगे। तो आप देखें टाइमिंग, ये सारी चीजें हमारी वकालत की जबान में एक बात कहते हैं, जब हम कोई एप्लीकेशन फाइल करते हैं जी 199 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन या 184(3), तो उसमें हम कहते हैं रीड विद सेक्शन आर्टिकल फला फला फला, ठीक है। जी तो रीड विद अगर आप पढ़ें, इनकी इस वाले बयान को देख ले जो ऑडियो लीक हुई है, जो अहमद नूरानी साहब ने उसको फोरेंसिक करवा के नशर करवाया है, जी और जो 10 जून की उनकी ऑर्डर है, और जो वो और एक और जज साहब बैठ के कह रहे हैं कि 4-5 जजों को तो हम बुला करके आप हमें कह दें, हम उनको रिजाइन करवा देंगे। करवा दें। और फिर आप बहुत सारे ऐसे और ऑर्डर्स देख लें जो उन्होंने किया, जो आपने पाकिस्तान को, मैंने जैसे कहा कि आज तक कभी मॉनिटरिंग बेंच नहीं बैठी है जो मॉनिटर कर रही हो। ऐसा आप देख लें, कभी नहीं हुआ है कि जफर हिलाली साहब एक हुआ करते थे जो SECP के MD थे या चेयरमैन थे। जी उनको खत लिखा जाता है और उनको कहा, व्हाट्सएप किया जाता है कि जनाब अपने इदारे से इन लोगों को भेजा JIT के लिए। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को जेब देता है या उसके जो एहलकार थे उनको ये जेब देता था? ये जमान ज़द आम है कि फलाने आदमी को भेजा जाए। ये गालिबन रजिस्ट्रार साहब की तरफ से गया था या किसी मोअज़्ज़िज़ जज साहब की तरफ से गया था। तो ये सारे शवाहिद ये बता, और इतनी उजलत, इतनी जल्दी, मैंने इतनी जी जल्दी क्या थी नवाज शरीफ के केस चलाने के लिए? इतनी जल्दी क्या थी कि डे टू डे हियरिंग हो रही थी? इतनी जल्दी क्या थी कि सैकड़ों बार नवाज शरीफ उस अदालत में जाते हैं? तो बात यह है। और फिर मेरा अपना केस भी है। जी बिल्कुल। मेरे केस में भी मुझे आज भी याद है जो मैंने कहा देखिए आप ताहिर जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, अदालत
इंसाफ मांगता है, हिसाब जी नहीं मांगता। हिसाब मांगते हैं जो प्रोसिक्यूटर होते हैं दीगर या आपके ओपोनेंट मांगते हैं हिसाब, और अदालत से इंसाफ मिलता है। मैंने तो कहा था हिसाब मांगने वालों हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। इन्होंने कहा हम मांग रहे हैं हिसाब। अगर इन्होंने जी आज खुद नोटिस लिया साकिब निसार ने, तो दैट मीन साकिब निसार हिसाब मांग रहे थे ना। जी साकिब निसार इंसाफ नहीं कर रहे थे, हिसाब ले रहे थे नवाज शरीफ का। तो ये भी एक सबूत है कि आपको हमने बोला भी नहीं था, और फिर आप आज खुद नोटिस लेते हैं। और फिर दूसरे दिन आपने देखा होगा अजमत सईद शेख साहब, जब मैं खड़ा हुआ अदालत में, तो उन्होंने मुझे मेरे तरफ इशारा करके अटॉर्नी जनरल को कहा, द मैन नेक्स्ट टू यू इज ए मेंबर ऑफ ए सिसिलियन माफिया। तो क्या इख्तियार है कि आप बैठ करके किसी पार्टी, किसी आदमी, किसी लीडरशिप, किसी जमात, किसी हुकूमत के बारे में ये राय दें? मैंने दैट टाइम वी वेयर इन द सिटिंग गवर्नमेंट। अगर बिल्कुल किसी मुल्क के सुप्रीम कोर्ट का जज एक मुल्क के हुकूमत के एक पार्लियामेंटेरियन को कहता है ही इज मेंबर ऑफ द सिसिलियन माफिया, तो वो तो हुकूमत को कह रहा है। तो ये इनकी इंटेंशन, इनकी नीयत, इनकी बदनीयत, हमसे इंतकाम, हमसे बुग़्ज़, ये सामने आता है, सामने आ रहा है। बिल्कुल ऐसी। तो सर क्या लगता है आपको कि क्या साकिब निसार साहब पनामा केस के भी जो है वो कसूरवार हैं और इनका ही हाथ था उसमें? ऑफ कोर्स इनका हाथ था, 200% था। और इनके साथ जनाब आसिफ सईद खोसा साहब का भी हाथ था। आसिफ सईद खोसा साहब ने पैगाम भिजवाया था इमरान खान को कि आप सड़कों से उठे और हमारी अदालतों में अपनी वो लेके अर्जी लेके आए, हम फैसला करेंगे। मैंने आपने दावत दी थी खोसा साहब इमरान खान को। जब जी आप किसी को दावत देते हैं तो आप उसके मेयार पे ही पूरा उतरने के लिए कहते हैं ना, उसको कहते हैं कि आओ मेरे पास में, ये चीज मेरे हाथ में, मैं दूंगा आपको। जी और उसमें साकिब निसार साहब इसलिए मुलविस थे कि उन्होंने बेंच को तश्कील दिया था। जो बेंच तश्कील दी थी वो चीफ जस्टिस साहब ने दी थी, और बाहरा उसमें कहा गया कि जनाब और भी 451-52 लोग हैं, उनके नाम हैं। उन्होंने कहा हम बाद में करते हैं, देखते हैं। शेख रशीद को उन्होंने दावत दी और शेख रशीद के साथ इलेक्शन कैंपेन में उसके हलके में चले गए। आप जी बताएं ना मुझे, क्या एक कैंडिडेट के हलके में और एक ऐसा आदमी जो पिटिशनर है एक केस में आपके अदालत के रूबरू आपको जेब देता था? पाकिस्तान के तारीख में नजीर है कि एक कैंडिडेट के कहने पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके साथ उसके हलके में दौरा कर रहा हो, जबकि वो पिटिशनर हो नवाज शरीफ के खिलाफ उस केस में? तो ये तो मैंने किसी अंधे को भी अगर आप बताएंगे तो कहेगा कि जनाब यही वो आदमी है। इन्होंने तो जस्टिस मुनीर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी ये तो उस लेवल पे चले गए कि अब इनका शायद मुकाबला हो अनवार हक से, मौलवी मुश्ताक से। मौलवी मुश्ताक से। तो ये हल्फ की देखिए, और तो और इन सब ने हल्फ की पासदारी नहीं की। जब आप हल्फ लेते हैं तो कौम के आगे अहद नहीं करते हैं, आप अपने रब के आगे अहद करते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कहता हूं कि मैं अपने ओहदे से बिल्कुल स्ट्रेट रहूंगा, मैं वफादारी करूंगा इदारे की इज्जत का, मुल्क की कवानीन का। आई विल नॉट गो इन फेयर और फीवर, और किसी के अहकाम नहीं लूंगा, किसी को वो नहीं करूंगा। कहाँ पे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजीबुल बलागा में लिखा है जज का मेयार क्या होना चाहिए। जी जज की आवाज साहिल की आवाज से ऊंची नहीं होनी चाहिए। वाह। साहिल की आवाज से जज की आवाज ऊंची नहीं होनी चाहिए। यहाँ बेचारे साहिल की आवाज गर्दन में घुट जाती है, जी जज साहब की आवाज आती है यू आर ए मेंबर ऑफ ए सिसिलियन माफिया। जज साहब की आवाज आती है कि मैं इसको फिक्स कर दूंगा। नजीबुल बलागा पढ़ लें, आप देखें कि निगाहें नीची होती। और हजरत उमर फारूक ने एक जज को सिर्फ इसलिए बर्खास्त किया था, उन्होंने कहा मेरे अंदर कोई कमी है या अमीरुल मोमिनीन? उन्होंने कहा नहीं, कमी तो नहीं है। कल मैं आपकी अदालत के पास से गुजरा था, मैंने आपके चेहरे पे बहुत करख्तगी देखी। जी एक जज के चेहरे पे करख्तगी होने ही नहीं चाहिए। आप इनके चेहरे पे करख्तगी के साथ साथ नहूसत का एक आला मियार था। मैंने, आप बताएं मुझे कि क्या जज को ये बनता है हक कि आप जेल का छापा मार दें? आप कोई इंस्पेक्टर लगे हुए थे, क्या जज का ये मेयार बनता है कि आप हॉस्पिटल पे छापा मारें? वो महमूद भट्टी साहब आए होते फ्रांस से, उनके साथ जो तजलील किया, क्या जज का ये था कि आप सिटिंग मिनिस्टर, सिटिंग एमएनए, सिटिंग सेनेटर्स को तू तड़ा करके बात करें?
نہیں یہ نہیں تھا. ہم ان کی تعظیم کرتے تھے, ہم آپ جناب پہ بات کرتے تھے جی. اور یہ پاکستان کے جن شہریوں کو ٹیکسوں پہ ان کو اتنا مراد دیا گیا ہے, ہم مراد دینے میں دنیا میں 10 نمبر پہ ہیں جی اور انصاف لینے میں دنیا میں 126ویں نمبر پہ ہیں. بے شک ایسے. میں نے آپ چیف جسٹس ہیں یا آپ ڈسٹرکٹ کمشنر ہیں, ایس ڈی ایم ہیں یا آپ کیا ہیں, تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں. اور یہ کس کے ایما پہ ہو رہا ہے؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سی پیک کے خلاف, ہو سکتا ہے اغیار سے, امریکہ سے کافی شواہد ہیں میرے پاس, کہ ایک ایسا ایشو اٹھایا جائے جس میں نواز شریف کا نام نہ ہو, اس کے بیٹے کا ہو, اس کے رشتہ دار کا ہو, اس کے دوست کا ہو, مگر اس کو آپ اس میں انوالو کریں گے, روب کریں گے, اس کی ٹرائل کریں گے تاکہ اس کو ہٹا دیا جائے, تاکہ پاکستان اور چائنا کا جو ایک مشترکہ منصوبہ ہے $60 بلین کا وہ رک جائے. اور شاید اس کے بدلے ملک کی جو معیشت ہے, ملک کی جو خوشحالی ہے, اس کے بدلے شاید انہوں نے بہت سارے مراد بھی لیے امریکہ میں. کوئی شک نہیں ہے سر. جی وقت آنے پہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ وہ کون لوگ تھے, کون لوگ اس بینچ سے جاتے تھے امریکہ کے ٹور پہ, 2 مہینہ ٹور کرتے تھے, تو وہ بھی دیکھنا چاہیے. یہ ایک بین الاقوامی اگر گیم تھا, اس میں ہمارے لوگ بھی ملوث تھے. اور جہاں تک اس وقت کی اپوزیشن تھی, تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کو اگر کوئی سیاسی آدمی کنسیڈر کرتا ہے تو وہ آدمی کو میں سیاسی کنسیڈر نہیں کرتا ہوں. بالکل. عمران خان از اے پاپٹ, وہ ایک ڈال ہے, اس کو استعمال کیا گیا. اور اس سے آج دیکھیے پاکستان کی وہی چائنا پھر ایران میں جاتا ہے اور $400 بلین کی پیکج اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے جو ہم زرعی ملک ہیں, ہمارا حال کیا کر دیا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کو از خود جانا چاہیے اور جا کر کے اس کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے.